हेलो टू माय डियर स्टूडेंट्स, SRBSC क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोलराइजेशन ऑफ आयंस के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने फजान्स रूल को समझा था। आज हम लोग डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले डाइपोल मोमेंट से पढ़ने से पहले हम लोग डाइपोल के बारे में जानते हैं। क्या होता है डाइपोल? जैसे अगर हम कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड्स को कंसीडर कर रहे हैं, जैसे हमारा ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इसमें हमारे में जो हाइड्रोजन एटम है इनके बीच में हमारा जो सिंगल बॉन्ड दिखा है ये हमारा सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कंसीडर करते हैं तो ऑक्सीजन के बीच ये हमारा डबल बॉन्ड करके हम लोगों ने दिखाया है, ये हमारा डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर जो हम लोग ये मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं ये हमारे नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं या कोवैलेंट बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े हुए हैं। अगर हम लोग जैसे कोवैलेंट कंपाउंड में हम कुछ ऐसे एटम्स के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन देखते हैं जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होती है, जैसे हम लोग हाइड्रोजन और क्लोरीन को देखते हैं, मींस HCl में हम लोग हाइड्रोजन क्लोरीन को देख रहे हैं, तो जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के कंपेरिजन से क्या होती है? क्लोरीन के कंपेरिजन से कम है, जिससे क्लोरीन पर हमारा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और जो हमारा जो HCl मॉलिक्यूल था वो एक डाइपोल के रूप में वर्क करना स्टार्ट कर देता है। मींस इसमें क्या होता है कि जो हमारा डाइपोल है, जैसे हम लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, इसके एक एंड पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं? डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट में हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे दो आयंस हैं, मींस जो हमारे दो एटम्स हैं, एक पर हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एटम पर हमारा नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए हम लोग यहाँ मेंशन कर रहे हैं, यहाँ +Q और यहाँ पर -Q। जो हमारा डाइपोल है इसके एक एंड पे प्लस चार्ज और दूसरे एंड पर माइनस चार्ज प्रेजेंट होता है। यहाँ पर हम लोग इन्हें A और B से रिप्रेजेंट कर देना है। ये हमारा डाइपोल है। अब हम जब डाइपोल मोमेंट को पढ़ते हैं तो इसमें हम लोग डाइपोल मोमेंट को इस टाइप से डिफाइन करते हैं कि जो हमारे डाइपोल हैं इनके किसी एक एंड के चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव में, और इनके जो बीच की डिस्टेंस है, जो हमारे पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन लिए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। मीन्स हमारा क्या होगा कि जो हमारा डाइपोल है इनके किसी एक एंड के चार्ज और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उनके प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यहाँ पर हम लोग दिखा देते हैं, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू हमारा क्या रहेगा? Q इंटू डी। मीन्स हमारा जो एक चार्ज है इन दोनों में से और उनके बीच की जो हमारी क्या है? डिस्टेंस है, उसके प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं। डाइपोल मोमेंट को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स जो हमारा डाइपोल मोमेंट है उसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो डाइपोल मोमेंट को हम लोग इंडिकेट कैसे करते हैं? जो हमारा क्रॉस टेल एरो है इससे हम लोग डाइपोल मोमेंट को इंडिकेट करते हैं। डाइपोल मोमेंट का जो हमारा एरो है इसका हेड हमारा मोर नेगेटिव एटम की ओर और जो बैक है वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज एटम की ओर रहती है। चलिए हम लोग थ्योरी के अकॉर्डिंग इसे देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने दिखाया है, हम जानते हैं कि पोलर मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल के एक एंड पर नेगेटिव चार्ज तथा दूसरे एंड पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। दैट इज मॉलिक्यूल में दो पोल प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम लोगों ने बताया कि जो हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें हमारे दो एंड होंगे, एक पॉजिटिवली चार्ज और एक हमारा नेगेटिवली चार्ज एंड होगा। अब यहाँ पर हम लोग डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड तथा पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के सेंटर से बीच की दूरी जो हमारी डिस्टेंस है यहाँ पर दिखाया गया D के प्रोडक्ट को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। डाइपोल मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं और मैथमेटिकली इसे हम लोग Q इंटू डी से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स हमारा जो म्यू है वो हमारा Q इंटू डी के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। Q हमारा चार्ज है और D हमारे जो चार्जेस हैं इनके बीच की डिस्टेंस है। यहाँ पर जो हमारा चार्ज है वो हमारा जो हम लोगों ने यहाँ पर चार्ज लिया है वो हमारा 10⁻⁻10 ESU के ऑर्डर में, और जो हमारी डिस्टेंस है
वो हमारी 10⁻⁸ सेंटीमीटर के ऑर्डर में होती है, जिससे हमारा जो डाइपोल मोमेंट है, मीन्स यहाँ पर ये वैल्यू नहीं, ये यहाँ पर हम लोग ऑर्डर में बता रहे हैं कि जो हमारा चार्ज है वो 10⁻⁻10 ESU के ऑर्डर में, और जो हमारा वो मीन्स डिस्टेंस है वो हमारी 10⁻⁸ सेंटीमीटर के ऑर्डर में होती है, जिससे हमारा जो डाइपोल मोमेंट है वो हमारा 10⁻⁸, ऐसे करके हम लोग यहाँ दिखा देते हैं, ESU इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। मीन्स हमारा ये क्या है, 10⁻⁻10 ESU, और यहाँ पर हम लोगों ने D की जगह पर 10⁻⁸ सेंटीमीटर रख दिया। तो जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो हमारा 10⁻⁸ ESU इंटू सेंटीमीटर के ऑर्डर में हो जाता है, और जो हमारा 10⁻⁸ ESU इंटू सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू हमारी 1 dy के बराबर होती है। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 1 d इज इक्वल टू हमारा होगा 10⁻⁸ ESU इंटू सेंटीमीटर। तो जो हमारे डाइपोल मोमेंट है म्यू इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग 1d रख देते हैं। जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो हमारा 1d के इक्वल हो जाएगा। मीन्स जो हमारी डाइपोल मोमेंट है इसकी यूनिट हम लोग dy के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखिए हम लोगों ने दिखाया हुआ है कि जो चार्ज है हमारा वो 10⁻⁻10 ESU के ऑर्डर, तथा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो हमारे चार्जेस की बीच की डिस्टेंस है वो 10⁻⁸ सेंटीमीटर के ऑर्डर में होती है। इस प्रकार हमारा जो डाइपोल मोमेंट म्यू का ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा, 10⁻⁸ ESU इंटू सेंटीमीटर का होगा। इस क्वांटिटी को 1 dy कहते हैं। जो हमारी ये क्वांटिटी आई उसे हम लोग क्या कहेंगे, 1 dy, तथा इसे सिंबल d से डिनोट करते हैं। 1 dy की वैल्यू हमारी कितनी थी, 10⁻⁸ ESU इंटू सेंटीमीटर, यहाँ 1 इंटू 10⁻⁸ भी कर सकते हैं। डाइपोल मोमेंट को एरो विद क्रॉस टेल, जैसा हमने यहाँ पर दिखाया था अभी कि जो एरो है विद क्रॉस टेल, मीन्स एरो है उसकी जो टेल है उस पर क्रॉस बना हुआ है, ठीक है, से डिनोट करते हैं। एरो का हेड निगेटिव चार्ज को तथा लेंथ डाइपोल मोमेंट के मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करती है। जैसा हम लोगों ने यहाँ पर HCl में दिखाया है कि अगर हम HCl को देखते हैं तो H और Cl में हमारे में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर होगा वो हमारा इस टाइप से रहेगा। इसमें एरो का हेड हमारा Cl की साइड में और बैक है वो हमारे हाइड्रोजन की साइड में रहेगी। तो यहाँ पर अब हम लोग डाइपोल मोमेंट के बाद अब हम डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पॉइंट दिया है इन डिटरमाइनिंग द पोलरिटी ऑफ बॉन्ड, मीन्स डाइपोल मोमेंट के द्वारा हम बॉन्ड्स की पोलरिटी को भी आसानी से कंसीडर कर सकते हैं। जैसा यहाँ पर दिखाया है, डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड जितना अधिक होगा बॉन्ड की पोलरिटी उतनी ही अधिक होगी। अब जैसे हम HX मॉलिक्यूल में बॉन्ड की पोलरिटी को देखते हैं, यहाँ पर देखिए HF, HCl, HVr और हमारा HI दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए H हमारे में सभी में सेम है, कॉमन है, तो यहाँ हम लोग कंसीडर किसे करेंगे, हम लोग यहाँ पर जो हैलोजेंस है इन्हें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को मालूम है कि जो हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ये सब ही हमारी एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पर जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एलिमेंट्स की वो हमारी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होगी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, तो इसका जो डाइपोल मूवमेंट होगा इसका भी अमाउंट सबसे ज़्यादा रहेगा, और जो हमारा HI है उसके डाइपोल मूवमेंट का अमाउंट सबसे कम रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम ऑर्डर को देखते हैं तो HF का डाइपोल मूवमेंट सबसे ज़्यादा, HCl का उससे कम, HBr का उससे कम, और हमारा सबसे कम हमारा डाइपोल मूवमेंट HI का रहेगा। यहाँ पर देखिए वैल्यू भी दी गई है। जो HF है उसकी हमारी जो डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू है वो 1.78 D मीन्स dy दिया है। सेकेंड में HCl में हमारी जो वैल्यू है वो 1.07 D, HBr में वैल्यू 0.79 D और HI में जो वैल्यू है वो 0.38 D दी गई है। यहाँ पर देखिए नोट करके हम लोगों ने मेंशन किया है
कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल लाइक H2N2O2 के केस में डायपोल मोमेंट हमारा ज़ीरो होता है। मीन्स जो हमारा H2 है, O2 है, N2 है, इनके केस में डायपोल मोमेंट हमारा ज़ीरो रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पर H H O डबल बॉन्ड O N ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर इनकी बैलेंसीज है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग बॉन्ड्स को दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन जो हैं उनकी दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इनके एक दूसरे का डायपोल मोमेंट हमारा क्या होगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो हमारा डायपोल मोमेंट यहाँ क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ऐसे ही सेम हमारे ऑक्सीजन के केस में यहाँ पर डायपोल मोमेंट जो ऑक्सीजन का होगा वो एक दूसरे को कैंसिल करके हमारा यहाँ पर डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। बिल्कुल सेम हमारा डायपोल मोमेंट यहाँ भी ज़ीरो रहेगा। अगर हम वाटर या अमोनिया के केस को देखते हैं, वहाँ पर डायपोल मोमेंट हमारा ज़ीरो नहीं होगा, उनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होगी जो हम लोग आगे देखेंगे इनमें। सेकेंड हमारा पॉइंट दिया है इन डिटरमाइनिंग मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, मीन्स डायपोल मोमेंट का यूज़ मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन में भी किया जाता है। जैसे हम लोग सिंपली देखते हैं, सिंपली अगर हम देखेंगे कि जो हमारा CO2 है इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। मीन्स जो हमारा CO2 दिया है उसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगा। अब अगर हमारे में CO2 है, इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो है, तो हम इसके अकॉर्डिंग इसकी स्ट्रक्चर को भी डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा CO2 है उसको हम इस टाइप से अगर डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर एक C डबल बॉन्ड O है, मीन्स हम लोग इसकी लीनियर स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, जो CO का डायपोल मोमेंट होगा वो उसका डायरेक्शन हमारा इस साइड में रहेगा। अगर हम इस वाले CO को देखते हैं तो इसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमारा ऐसे रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो CO का एक साइड का डायपोल मोमेंट हमारा लेफ्ट साइड में आ रहा है, दूसरे साइड का डायपोल मोमेंट हमारा जस्ट अपोजिट हमारा क्या होगा, राइट साइड में जा रहा है। तो यहाँ पर जो नेट डायपोल मोमेंट होगा वो दोनों में क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं। तो इससे हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि जो हमारा CO2 है वो हमारी जो स्ट्रक्चर CO2 की रहेगी वो हमारी लीनियर रहेगी, क्योंकि इसमें डायपोल मोमेंट ज़ीरो है। अगर हम इसी के अकॉर्डिंग CH2 को कंसीडर करते हैं, CH2, तो वो भी हमारी सेम स्ट्रक्चर रहेगी। लेकिन अगर हम यहाँ पर SO2 को देखते हैं तो यहाँ पर SO2 के केस में क्या होगा कि जो हमारा SO2 मॉलिक्यूल है इसका नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता है। तो जब हमारा नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा तो इसकी जो शेप है वो हम इस फॉर्म में अगर हम दिखाएं लीनियर, तो ये पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि इस फॉर्म में क्या होगा कि इसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाएगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि जो CO2 मॉलिक्यूल है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ी सी क्या होती है, बेंट टाइप में होती है, जिससे इसका नेट जो डायपोल मोमेंट का रिजल्टेंट है वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर हम लोग इधर देखते हैं तो इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो कैंसिल ना होकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, जिससे हमारा म्यू है उसकी वैल्यू हमारे ज़ीरो के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि जो हमारा SO2 मॉलिक्यूल है उसका नेट डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता है, इसलिए इनकी शेप हमारी कैसी होगी, बेंट होगी। अगर लीनियर हम कहेंगे तो इसमें जो नेट डायपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसे थ्योरी में देखते हैं। देखिए दिया है CO2 मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट ज़ीरो होता है, जबकि प्रत्येक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में परमानेंट डायपोल है। मीन्स जो हमारा CO लिया हुआ है इसमें परमानेंट डायपोल है, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, डिफरेंस होता है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिससे इनका जो मतलब बॉन्ड का जो डायपोल मोमेंट होगा वो हमारा क्या रहेगा, परमानेंट रहेगा इसमें। अब देखिए यहाँ पर दिखाया है ऐसा तभी पॉसिबल है जब CO2 मॉलिक्यूल लीनियर हो। मीन्स CO2 जो मॉलिक्यूल है उसकी स्ट्रक्चर कैसी हो, लीनियर हो, क्योंकि इस केस में एक साइड का डायपोल मोमेंट दूसरे साइड के डायपोल मोमेंट को कैंसिल कर देगा, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर दिखाया हुआ है। इसी प्रकार CH2 मॉलिक्यूल भी लीनियर होता है, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर मेंशन किया था कि जैसे CO2 दिया बिल्कुल ऐसे ही अगर हम CH2 को बनाएंगे तो भी हमारा ये स्ट्रक्चर इसकी कैसी हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी। यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में दिखाया है कि जो BF3 CH4 CCl4 SF6 का डायपोल मोमेंट होता है, मतलब जो डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो होता है। इससे इंडिकेट होता है कि इन कंपाउंड की स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल होती है। जैसे हम लोग सिंपली BF3 या CH4 की स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये स्ट्रक्चर हमारी सिमेट्रिकल होंगी, जिससे इनका डायपोल मोमेंट क्या होगा,
कैंसिल हो जाएगा और इनमें जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो हमारा ज़ीरो हो जाता है। अब जैसे हम लोग VF3 को देख रहे हैं तो यहाँ पर VF3 की स्ट्रक्चर ऐसे हम लोग दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग VF3 के केस में देखते हैं तो जो हमारा F है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा, ऊपर की साइड में होगा, ऊपर की साइड में। और यहाँ पर V से दो F जुड़े हैं तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हमारा VF में डाइपोल मोमेंट होगा वो F की साइड में, हम लोग इसे इंडिकेट करेंगे, इसका डाइपोल मोमेंट F की साइड में करेंगे, और जो इसका रिजल्टेंट होगा वो जस्ट हमारा कहाँ हो जाएगा, नीचे की साइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो डाइपोल मोमेंट है जो हम लोगों ने ऊपर की साइड में दिखाया है, और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जो हमारा नीचे की साइड में, इनका अमाउंट बिल्कुल एग्जैक्ट बराबर होता है, जिससे ये एक दूसरे के अमाउंट को कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पर जो नेट डाइपोल मोमेंट है वो हमारा ज़ीरो के इक्वल हो जाता है। ऐसे ही सेम कंडीशन हमारी CH4 के केस में, CCl4 के केस में और SF6 के केस में होती है, जिससे हमारे में अपोजिट साइड के डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, और जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड पॉइंट में देखते हैं हम लोग कि जो वाटर मॉलिक्यूल है का जो डाइपोल मोमेंट है वो 1.84 dy के बराबर होता है, जो इंडिकेट करता है कि वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर लीनियर नहीं, वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर V शेप्ड और बेंट स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर देखिए जो वाटर मॉलिक्यूल है, मीन्स हमारा जो H2O दिया है उसका जो डाइपोल मोमेंट है वो 1.84 dy के बराबर होता है, जिससे हमारा यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है इसका जो डाइपोल मोमेंट हमारा ज़ीरो नहीं है, तो इससे हमारे में जो इनकी स्ट्रक्चर है वो हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर वो हमारी लीनियर नहीं होगी। मींस यहाँ पर जो हम लोग वाटर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हमारी कैसी होती है, बेंट या वी शेप होती है, क्योंकि यहाँ पर जो इनका डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता है। यहाँ पर हम लोग इसके अकॉर्डिंग दिखा देते हैं। देखिए जो हमारा ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमारी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, तो जिससे अगर हम इनका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखेंगे तो ये ऊपर की साइड में होगा, और इधर से हम लोग डाइपोल मोमेंट इसका देखें तो ये भी हमारा क्या होगा, ऊपर की साइड में होगा, जिससे इनका नेट रिजल्टेंट हमारा ऊपर की साइड में जाएगा। मीन्स हमारा जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो हमारे ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी, जैसा हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू के अकॉर्डिंग दिखाया है। अगर हम इनकी स्ट्रक्चर लीनियर कंसीडर करते हैं तो ये डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल करके यहाँ पर डाइपोल मोमेंट ज़ीरो शो कर देगा, लेकिन यहाँ पर हमें पहले से मालूम है कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है उसका नेट डाइपोल मोमेंट होता है, तो हमारे जो डाइपोल वाटर मॉलिक्यूल रहेगा उसकी हमारी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी, बेंट और वी शेप रहेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। हम लोग सिस एंड ट्रांस आइसोमर में हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस कर सकते हैं डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर। देखिए यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं 1,2 डाइक्लोरोइथेन, मीन्स हमारा 1,2 डाइक्लोरोइथेन लिया हुआ है। यहाँ पर हम लोगों ने 2 Cl लगा दी, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को दिखा दिया। यहाँ पर देखिए अगर हमारे सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के सेम साइड में होते हैं तो हमारे में जो कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो हमारा सिस रहता है। अगर हमारे में सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में होंगे तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, ट्रांस रहेगा। एक हम लोग ट्रांस को भी बना देते हैं यहाँ पर देखिए। अब यहाँ देखिए ये हमारी सिस फॉर्म है और ये हमारी कौन सी फॉर्म रहेगी, दूसरी वाली ट्रांसफॉर्म। पहले हम लोग ट्रांसफॉर्म को देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो हमारा क्लोरीन है वो हमारे यहाँ पर देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दिखाए हैं, तो इनका डाइपोल मोमेंट भी देखिए एक दूसरे के जस्ट अपोजिट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर क्या रहेगा कि जो डाइपोल मोमेंट हमारा नेट रहेगा वो हमारा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि दोनों का बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है और अपोजिट होने के कारण ये अपने एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन अगर हम सिस में देख रहे हैं तो यहाँ पर देखिए जो इनका डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में ऊपर की साइड में, इसका डायरेक्शन ऊपर की साइड में, तो जो नेट रिजल्टेंट होगा वो इनके बीच में आएगा, जिससे जो हमारा डाइपोल मोमेंट होगा वो हमारा ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसमें नेट डाइपोल मोमेंट प्रेजेंट होगा। तो यहाँ से हम लोग
जो हमारी जो हम लोग डाइपोल मोमेंट है, इसके बेसिस पर हम मॉलिक्यूल में सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म को भी यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर थ्योरी में दिखाया गया है। ये कॉन्सेप्ट इस फैक्ट पर आधारित है कि सिस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट ट्रांसफॉर्म से अधिक होता है। यहाँ पर एग्जांपल लिया है 1,2 डाइक्लोरोइथेन के केस में ट्रांसफॉर्म में Cl बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, जो सिस आइसोमर में पॉसिबल नहीं है। मीन्स हमारे में क्या था, जो ट्रांसफॉर्म है इनका डाइपोल मोमेंट हमारा 0 के इक्वल, क्योंकि ये एक दूसरे के बॉन्ड मोमेंट को ये कैंसिल कर रहे हैं, जबकि सिस फॉर्म में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट दिया है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन आर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। हम लोग यहाँ पर आर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर्स में डिफरेंस देखेंगे डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर। देखिए सबसे पहले तो हम लोग आर्थो, पैरा और मेटा के बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पर जो बेंजीन रिंग है इसमें सारी पोजीशन हमारी सिमिलर है। मीन्स हमारे जो हमारी यहाँ पर पोजीशन दी है, यहाँ पर इसे अगर हम फर्स्ट कह रहे हैं तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, ये हमारी सारी सिमिलर हैं। मीन्स यहाँ पर हम लोग आर्थो और पैरा को या मेटा को कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सारी पोजीशन हमारी सिमिलर दी हैं, जब तक यहाँ पर कोई भी एक हमारा सब्स्टिट्यूएंट पहले से जुड़ा नहीं है। अगर हमारी बेंजीन रिंग से कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है, उसके बेसिस पर हम लोग आर्थो, पैरा और मेटा को डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारे में बेंजीन रिंग से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा नहीं है तो हम लोग आर्थो, पैरा, मेटा को डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं डाइक्लोरो बेंजीन का। यहाँ पर देखिए हम लोग पहले 2-3 बेंजीन रिंग बना लेते हैं, फिर उसके बेसिस पर आर्थो, पैरा और मेटा को डिफाइन कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने एक Cl को जोड़ा और एक Cl को यहाँ पर जोड़ दिया, तो जो हमारी जो ये Cl है इसके कंपेयर में ये जो पोजीशन होगी वो हमारी आर्थो पोजीशन कहलाएगी। तो यहाँ पर ये हमारी जो क्या फॉर्म कौन सी रहेगी, हमारी आर्थो फॉर्म। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने पहले से ही एक Cl लगा दी, उसके कंपेयर में जो हमारी ये पोजीशन रहेगी वो हमारी कौन सी रहेगी, मेटा फॉर्म। मीन्स ये हमारी जो आइसोमर रहेगा वो कौन सा रहेगा, मेटा आइसोमर। और लास्ट में हमने यहाँ पर Cl देखा, इसके जस्ट अपोजिट एक Cl लगा देंगे, ये हमारी पैरा फॉर्म हो जाएगी। पैरा मीन्स ये हमारा है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये हमारा है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और ये हमारा है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। यहाँ पर हम लोग इस Cl के रेस्पेक्ट में आर्थो, मेटा और पैरा को डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा आर्थो आइसोमर है इसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा, और जो पैरा आइसोमर है इसका डाइपोल मोमेंट सबसे कम होता है। यहाँ पर हम लोग इसे देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर Cl है और ये Cl है, ये एक दूसरे के बिल्कुल क्या हो रही हैं, अपोजिट हो रही हैं। तो इनका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, तो जिससे इनके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। लेकिन यहाँ इन दोनों केसेस में ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट्स को नीचे की साइड में बढ़ा देते हैं और इसे इधर बढ़ा देते हैं, तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो इसके डायगोनल पे रहेगा। यहाँ पर देखिए एंगल क्या है, यहाँ पर एंगल कम है और यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये एंगल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो जब हमारे में दो वेक्टर क्वांटिटीज़ के बीच में एंगल छोटा होगा तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और अगर एंगल बड़ा होगा तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, जैसा हम लोग यहाँ देख रहे हैं। यहाँ पर हमारे में दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर ये देखें, ये एक वेक्टर है, एक वेक्टर हमारा यहाँ है और यहाँ पर एंगल हमारा ये बन रहा है। तो जो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट का अमाउंट होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं ये वेक्टर एक क्वांटिटी यहाँ पर दी है और ये वेक्टर क्वांटिटी यहाँ है, तो इनमें एंगल देखते हैं तो एंगल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, जिससे यहाँ पर डाइपोल मोमेंट हमारा आर्थो के कंपेरिजन में कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, जो हमारा आर्थो आइसोमर है उसका डाइपोल मोमेंट हमारा मेटा और पैरा आइसोमर से अधिक होता है, जैसा यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए यह इस फैक्ट पर आधारित है कि पैरा आइसोमर का डाइपोल मोमेंट 0 होता है तथा आर्थो का डाइपोल मोमेंट मेटा आइसोमर से अधिक होता है, जो हम लोगों ने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यहाँ पर अच्छे से समझ लिया है। यहाँ पर इसका लास्ट पॉइंट दिया है, इन द कैलकुलेशन ऑफ
परसेंटेज आयनिक करेक्टर, मीन्स हम लोग डाइपोल मोमेंट का यूज़ परसेंटेज आयनिक करेक्टर को कैलकुलेट करने में भी करते हैं। यहां पर देखिए परसेंटेज आयनिक करेक्टर इज इक्वल टू हमारा रहेगा म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू आयनिक इनटू 100। ये हमारा परसेंटेज आयनिक करेक्टर को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। यहाँ पर दिया है म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू आयनिक, मीन्स म्यू हमारा डाइपोल मोमेंट वो होगा जो ऑब्जर्व किया जाएगा, और जो हमारा आयनिक दिया गया होगा यहाँ पर हम लोग उसे पुट करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा परसेंटेज आयनिक करेक्टर फाइंड हो जाएगा। जैसा हम लोगों ने इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है कैलकुलेट द परसेंटेज आयनिक करेक्टर ऑफ HCl गिवन दैट द ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट इज 1.03। तो म्यू ऑब्जर्व जो हमारा है यहाँ पर वो है 1.03 d एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl इज, मीन्स हमारा जो यहाँ पर d की वैल्यू दी होगी वो है हमारी 1.275 एंगस्ट्रॉम। हमें यहाँ पर म्यू आयनिक कैलकुलेट करना है और उसके बाद हम लोग आयनिक करेक्टर को फाइंड करेंगे। आप यहाँ पर देखिए जो हमारा म्यू आयनिक होगा वो हमारा Q इंटू डी के इक्वल रहेगा। यहाँ पर हम लोग जो चार्ज है उसे लिखेंगे, मतलब चार्ज को हम लोग डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा म्यू आयनिक निकल आएगा, और हम म्यू आयनिक और म्यू ऑब्जर्व की वैल्यू को परसेंटेज आयनिक करेक्टर के फार्मूले में पुट कर देंगे, जिससे हमारे में परसेंटेज आयनिक करेक्टर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो हमारे में यहाँ पर ये पहले से मेंशन किए गए हैं, जो डी की वैल्यू दी गई है 1.275 एंगस्ट्रॉम है, इसे हम लोग पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1.275 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग d की वैल्यू रख देंगे, और जो हमारा Q चार्ज दिया है वो आयनिक के केस में हम लोग इसे 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU के इक्वल लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू आयनिक इज इक्वल टू हमारा 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, और यहाँ पर हम लोग d की वैल्यू है जो यहाँ पर आई है इसे रख देंगे तो हमारा हो जाएगा 1.275 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर। मीन्स जो हमारा Q है उसकी वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU एंड D की वैल्यू हमारी 1.275 इंटू 10⁻⁸ सेंटीमीटर दी गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू फाइंड करेंगे तो यह आएगी 6.12 इंटू 10⁻18 ESU इंटू सेंटीमीटर, और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर होती है, ये वैल्यू हमारी 1 dy की इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 6.12 d। जो हमारा म्यू आयनिक है उसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 6.12 d, मीन्स यहाँ पर जो हमारी ये वैल्यू दी गई है। अब हम लोग म्यू ऑब्जर्व और म्यू आयनिक की वैल्यू को हम लोग परसेंटेज आयनिक करेक्टर के फार्मूले में पुट कर देंगे, जिससे हमारा परसेंटेज आयनिक करेक्टर की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चलिए हम लोग यहाँ पर वैल्यू को पुट कर रहे हैं। म्यू ऑब्जर्व की वैल्यू हमारी दी गई है 1.03 और म्यू आयनिक अभी हमारा निकला था 6.12। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू होगी वो 16.83 हमारी परसेंटेज के बराबर आ जाएगी, जो हमारा आयनिक करेक्टर की परसेंटेज दी गई है।
तो यहाँ पर हम लोग इस फार्मूले के बेस पर हम लोग आयनिक करेक्टर की परसेंटेज को भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें म्यू ऑब्जर्व दिया गया होगा, म्यू आयनिक को हमें कैलकुलेट करना है और म्यू आयनिक को कैलकुलेट करके हम लोग इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारा परसेंटेज आयनिक करेक्टर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।